subscribe now and press the bell icon. Never miss. हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल रफ्तार स्टडी में। तो जो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है नीड फॉर NEP मींस की न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी और इकोनॉमिक रिफॉर्म। हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कशन किया था कि NEP मतलब कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी क्या है और इकोनॉमिक रिफॉर्म क्या था। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे कि इकोनॉमिक रिफॉर्म है उसकी जरूरत क्यों पड़ी। यहाँ पे टॉपिक दे रखा है आपको नीड फॉर NEP मतलब कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी है, इसकी जरूरत क्यों पड़ी, हमने इसको क्यों अडॉप्ट किया। हमारे पास कौन सा मॉडल था, पहले हमारे पास कौन सा था, LQP मॉडल था। हमको LPG लाने की ऐसी क्या जरूरत पड़ गई जिसकी वजह से हमने इकोनॉमिक रिफॉर्म किया। आइए उसको समझते हैं हम। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए पहला जो कारण आता है हमारा वो आता है हाई फिस्कल डेफिसिट। हाई फिस्कल डेफिसिट का क्या मतलब है, जो राजकोषीय घाटा था वो ज़्यादा था। देखिए यदि हम इसको डिफाइन करें हाई फिस्कल डेफिसिट को, तो फिस्कल डेफिसिट रिफर्स टू द बोरोइंग बाय द गवर्नमेंट ऑन अकाउंट ऑफ द एक्सेस ऑफ इट्स एक्सपेंडिचर ओवर इट्स रेवेन्यू ड्यूरिंग अ ईयर। कहने का क्या मतलब है, हाई फिस्कल डेफिसिट का मतलब है जो गवर्नमेंट है वो बोरोइंग ज़्यादा कर लेती है, बोरोइंग मतलब उधार ज़्यादा ले लेती है। देन मतलब कि उधार ज़्यादा लेने का मतलब है कि जो गवर्नमेंट है उसके एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो जाते हैं ओवर इट्स रेवेन्यू, मतलब कि इनकम तो कम है लेकिन खर्चा है वो काफ़ी ज़्यादा है एक साल के दौरान। तो इस कंडीशन में क्या होता है, हाई फिस्कल डेफिसिट की सिचुएशन कहलाती है। कौन सी, जब एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो जाते हैं ओवर इट्स रेवेन्यू से, ठीक है ना। तो हाई फिस्कल डेफिसिट का मैं अभी क्यों मतलब कि क्या हो रहा था हाई फिस्कल डेफिसिट से, इट इंडियाज पुअर फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ अ इकोनॉमिक। जो ये इंडिया इंडिकेट कर रहा था कि जो इंडिया की फाइनेंशियली हेल्थ है वो कैसी है, वो काफ़ी ज़्यादा कम है। इट ट्रिगर इन्फ्लेशन विद हाइडर द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ। ठीक है, जो इन्फ्लेशन था वो भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हो चुका था क्योंकि इनके पास फाइनेंशियली क्या थी, कमी थी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में। ठीक है ना। तो यदि हम हाई फिस्कल डेफिसिट की यदि बात करें तो फिस्कल डेफिसिट वाज एस्टिमेटेड टू 5.4% GDP इन 80-81 फिर 5.4% था हमारा फिस्कल डेफिसिट कब, 1981 की बात करें तब, जो कि बढ़कर के कितना हो गया 8.4% इन GDP इन 1991। 1991 में यदि बात करें तो ये बढ़कर कितना हो गया था, 8.4 हो गया था, जो कि एक देश के लिए बैड इंडिकेटर माना जाता है। तो सबसे बड़ा कारण क्या था हमारा, हाई फिस्कल डेफिसिट, जिसकी वजह से हमको इकोनॉमिक रिफॉर्म और न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लानी पड़ी थी। नेक्स्ट यदि हम बात करें तो वो है हमारा BOP क्राइसिस। BOP क्राइसिस का क्या मतलब है, BOP क्राइसिस इज रिलेटेड टू BOP डेफिसिट। ये भी BOP क्राइसिस है, वो रिलेट करता है किससे, BOP डेफिसिट से। क्या है मतलब, द डिफरेंस बिटवीन टोटल रिसिप्ट एंड टोटल पेमेंट ऑफ अ कंट्री ऑन अकाउंट ऑफ इट्स इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ये क्या है, BOP क्राइसिस का मतलब है ये डिफरेंस होता है टोटल रिसिप्ट एंड टोटल पेमेंट एक देश से दूसरे देश से। यदि बात करें, बोल रखा है लास्ट में रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, तो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से कितना पैसा रिसिप्ट हुआ है और कितना पैसा हमने पेमेंट किया है। तो ये क्या कह रहा था हमारा BOP क्राइसिस। अब BOP क्राइसिस में क्या है, सीधी सी बात है, यदि ये कारण बना है तो कहने का क्या मतलब है कि हमारा रिसिप्ट तो कम था बट पेमेंट था वो क्या था हमारा, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में था। यदि हम बोरोइंग के परसेंटेज की बात करें तो बोरोइंग फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड विच वॉज 12% ऑफ द GDP। 12% GDP था 1980-81 में, हमारा 12% था रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से बोरोइंग, जो कि बढ़ करके 1991 में 23% हो चुका था हमारा। तो अब देखिए ये भी कितना एक बैड इंडिकेटर है कि हमारा लोन था वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बढ़ गया था, जिससे क्या हो रहा था, हमारा BOP क्राइसिस हो रहा था। नेक्स्ट की यदि हम बात करें तो वो है हमारा फॉल इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। फॉल इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का क्या मतलब है, इन 1991 में इंडिया फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व फॉल टू सच अ लो लेवल डेट दीज वर नॉट इनफ टू पे अ इम्पोर्ट बिल। कहने का क्या मतलब है,
1991 में इंडिया के पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इतना इनफ नहीं था कि वो किसी देश से इंपोर्ट कर सके। कोई भी सामान मंगाने पर देखिए, जब हम किसी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से सामान मंगाते हैं तो उनको उन्हीं की करेंसी में हमको पेमेंट करना पड़ता है, क्योंकि हम यदि रुपीज़ में पेमेंट करेंगे तो वो रुपीज़ का क्या करेंगे, क्योंकि उनके देश में तो वो चलता नहीं है। तो उनको उन्हीं के करेंसी में क्या करना पड़ता है, हमको पेमेंट करना पड़ता है। तो हमारे पास जो उनका जो पेमेंट था, मतलब कि जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की जो करेंसीज थी वो भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में कम हो गई थी क्योंकि हमने देखिए, एक तो पहले से ही हमारा जो इंडिया वो डिपेंडेंसी था दूसरे देशों पर, तो वहाँ से क्या आता था, वहाँ से हमको सामान मंगाना पड़ता था। तो हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा मात्रा में सामान मंगाया, ये किया, तो उनसे क्या था, जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व था वो ऑटोमेटिकली क्या हो गया, कम हो गया। और हमारा जो एक्सपोर्ट था वो कम था। तो एक्सपोर्ट कम करते हैं तो हमारे पास पेमेंट भी बहुत कम मात्रा में आता है। तो इससे क्या होता था कि जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व था, जो फॉरेन करेंसी थी वो क्या हो गई थी, वो बहुत कम हो गई थी। द सिचुएशन बिकम, तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में एक ऐसी सिचुएशन आ गई थी जब द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैड टू मॉर्गेज कंट्रीज गोल्ड रिजर्व विद द वर्ल्ड बैंक। क्या हो गया था, एक ऐसी स्थिति आ गई थी कि इंडिया को अपने जो गोल्ड थे, हमारे गोल्ड रिजर्व रख रखे थे, उसको भी मॉर्गेज करना पड़ा था। मतलब कि ऐसा कह सकते हैं हम, लोन के रूप में उसको भी गिरवी रखना पड़ा था उनको, किसके पास, वर्ल्ड बैंक के पास। ऐसी स्थिति आ गई थी इंडिया में। ये था हमारा थर्ड पॉइंट। आइए करते हैं बात फोर्थ पॉइंट की। देखिए फोर्थ पॉइंट क्या था हमारा, इन्फ्लेशनरी स्पायरल। इन्फ्लेशनरी स्पायरल का क्या मतलब है, हमने इन्फ्लेशन की सिचुएशन पढ़ी थी यहाँ पर, द जनरल प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू बी राइजेस। जो हमारे सामान्य गुड्स एंड सर्विसेज, जो वस्तु तथा सेवाएं हैं, उनके मूल्य में बढ़ोतरी आ जाती है। तो देखिए 1991 डिस्पाइट गुड्स मॉनसून ऑफ 3 कंसेक्यूटिव ईयर्स देयर वाज अ इन्फ्लेशनरी स्पायरल इन द कंट्री। लगातार जो गुड्स एंड सर्विसेज के जो प्राइसेस थे, लगातार जो 3 साल थे वो कैसे थे, इन्फ्लेशनरी स्पायरल में थे, मतलब कि बढ़ते ही जा रहे थे। इन्फ्लेशन वाज ट्रिगर्ड बाय अ रैपिड इंक्रीज इन मनी सप्लाई बाय द बोरोइंग ऑफ द गवर्नमेंट टू अ फिजिकल डेफिसिट। इन्फ्लेशन था, इसके इन्फ्लेशन का मतलब जैसे मैंने बताया भी था आपको कि इन्फ्लेशन है वो रैपिड इंक्रीज इन मनी सप्लाई में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जब हो जाता है तो कौन सी सिचुएशन आ जाती है, इन्फ्लेशन की सिचुएशन आ जाती है। तो इंडिया था वो इन्फ्लेशनरी स्पायरल में फंस चुका था, क्योंकि जो गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइस थे वो बढ़ चुके थे। नेक्स्ट की यदि हम बात करें फिफ्थ पॉइंट की, तो वो है पुअर परफॉर्मेंस ऑफ पीएसयू। पुअर परफॉर्मेंस ऑफ पीएसयू का क्या मतलब है, पीओसीओ की फुल फॉर्म होती है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकन। सेवरल थाउजेंड करोड़ ऑफ रुपीज वॉज इन्वेस्टेड इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ पीएसयू इन इंडिया। कई हजार करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर दिए गए थे डेवलपमेंट करने के लिए पीएसयू के, ठीक है ना। बट मोस्ट ऑफ दिस टर्न अ ब्रीडिंग सेंटर ऑफ करप्शन। बट बहुत सारे जो पैसे थे वो किस में चले गए थे, करप्शन में चले गए थे। और जो आउटपुट निकलना चाहिए था जो पीएसयू से, वो भी नहीं निकल पा रहा था। तो क्या हो रहा था, इससे इंडिया है वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में सफ़र कर रहा था डिफरेंट टाइप्स के लॉसेस से, क्योंकि इंडिया था उसको ह्यूज, जैसे कह सकते हैं ह्यूज लॉसेस था, वहाँ पर इंडिया पहुँच चुका था। तो ये सभी हमारे ऐसे कारण थे जिनकी वजह से हमको अपनी जो पॉलिसी थी, नीति थी, वो बदलनी पड़ी थी। क्योंकि हमारे पास LQP था, उसको हमने बदल करके LPG मॉडल लेकर के आए थे। क्योंकि एक देश में जब हाई फिजिकल डेफिसिट हो जाएगा, गवर्नमेंट के खर्चे ज़्यादा हैं, रेवेन्यू से पीओपी क्राइसिस चल रहा है, जब किसी देश के पास पेमेंट करने के लिए कोई पैसे नहीं होंगे, मतलब कि विदेश से कुछ सामान मंगाया बट पेमेंट आप नहीं कर रहे हैं, तो कौन देश आपको उधार देगा। तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व था स्पायरल में फंसे हुए थे, और जो हमारे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकन थे वो भी वर्क नहीं कर पा रहे थे प्रॉपर। तो इस सिचुएशन में इकोनॉमिक पॉलिसी, नया इकोनॉमिक पॉलिसी या फिर कह सकते हैं नया कोई भी नीति लाने की आवश्यकता तो थी। तो वही इंडिया ने किया था 1991 में, LPG मॉडल लेकर के आए थे, और वहीं से इंडिया का जो पेस ऑफ ग्रोथ है वो भी बढ़ा था। क्योंकि वो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी है, उसका उद्देश्य यही था कि जो इकोनॉमी है एक देश की वो क्या करे, पेस और एक्सेलेरेट करती जाए। तो ये हमारे 5 कारण थे जिनकी वजह से हमको न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी एडॉप्ट करना
पढ़ा था। थैंक यू।